सबसे पहले मैं पॉइंट को नोट आउट करता हूँ। नंबर 1 ब्लॉकचेन या टाइप ऑफ ब्लॉकचेन। दूसरे नंबर पे है इकोसिस्टम, ये क्या चीज होती है। नंबर 3 पे है टोकन और कॉइन, इन दोनों में फर्क क्या है। एक मिनट, बल्कि अच्छा, तीसरा हमारा यूज होता है लिक्विडिटी, जिसको शॉर्टकट है एलपी, एनएफटी। अच्छा, उसके अलावा वैलिडेटर्स, एएमएम एक्सचेंज। ये आपको यूट्यूब पे और कहीं भी ये सारी इंफॉर्मेशन इसकी नहीं मिलेगी। ये वीडियो और ये जूम मीटिंग देखने के बाद आपको 50% से ज़्यादा जो कंपनीज मार्केट में आ रही हैं, उनकी वर्थ, उनकी लाइफ, उनका वर्क ऑफ नेचर पता चल जाएगा। फिर सेकंड जूम के अंदर, कल की जूम मीटिंग में, मैं इनकी यूजेबिलिटी बताऊंगा कि स्कैम को कैसे फिल्टर कर सकते हैं, इनमें से जेन्युइन कौन सी और फेक कौन सी है। तीसरा हमारे पास यूज हो रहा है HAI। ठीक है, एच का मतलब हॉरिज़ॉन, एआई टेक्नोलॉजी जो है। बाकी कोई ऑप्शन आता है वो आगे हम करते जाते हैं साथ, तो पहले मैं इनको डिस्कस कर लेता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था, एएमएम एक्सचेंज, इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक मार्केट मेकर। ठीक है, ये एक्सचेंज की, इसका टॉपिक बहुत लेंथी है, मैं पूरी मीटिंग इस पे करूंगा, क्योंकि ये पूरी मीटिंग में भी बड़ी मुश्किल से मैं कवर करूंगा। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। सिंपली मैं ये बताऊं कि इसमें एक ऐसी एक्सचेंज ऑटोमेटिक जो है वो मार्केट को मेकर करती है, और इसके अंदर आपके अकाउंट लॉस नहीं होते। इसमें जो रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री फॉर्म जनरेट होते हैं जो जो सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर बनते हैं, इसमें वो भी नहीं बनते। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और ये डिसेंट्रलाइज है, पूरी डिसेंट्रलाइज है। इसमें आपका एसेट आपके पास रहता है, किसी थर्ड पार्टी को नहीं भेजना होता। आप जब चाहें उसे कैश करवा सकते हैं, प्रॉफिट को या कैश को या दोनों को। तो वहां पे आपने सिर्फ बास्केट ज्वाइन करनी। तो ये एएमएम एक्सचेंज जो होती है, ये बेस करती है लिक्विडिटी के ऊपर। सो टैप ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के अंदर अगर टैप की हम बात करें तो यहाँ पे लेयर इस्तेमाल होते हैं। लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेयर 3 है। लेयर कोई भी है, 1 के बगैर वो कामयाब नहीं। लेयर 3 है तो 2 के बगैर वो कामयाब नहीं। अब बेसिकली लेयर है क्या, अपने अल्फाज में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, सो एक रोड मैप है पूरे पाकिस्तान के अंदर। मोटरवे, जीटी रोड, सी पैक का एक जाल बिछ गया, बड़ी रोडें हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, टूल चार्ज हो रहे हैं रोडों के ऊपर। एक पूरा ये लेयर बन गया है पूरे पाकिस्तान में। इसके साथ जो है मल्टीपल रोडें बन रही हैं, वो कनेक्ट हो रही हैं। तो सबसे पहले एक रोड बनती है पाकिस्तान में जो मशरक से मगरब तक चलेगी, ये लेयर 1 हो गया। अब आपको लगता है कि यार हमें अपग्रेड होना चाहिए, इस रोड के ऊपर हम लुक डाल के इसको पक्का कर देते हैं, इसमें जो खड्डा जंप है, इसमें चढ़ाइयाँ मोड़ खत्म, थोड़ा सीधा करते। अब लेयर 2 आ गया, तीसरा लेयर 3 आ गया। यार हम इसके ऊपर ब्रिज बना देते हैं, इशारे खत्म हो जाएं, जो लेफ्ट राइट मुड़ रहे हैं ब्रिज की तरह वो मुड़ जाएं। टाइम कवर, टाइम कवर होता है। और हम मल्टीपल शाखों के लिए टूल बनाएं, टूल चार्ज हो, लोग लेफ्ट राइट जहां भी जाना चाहें, जिस शहर में भी। लेयर 3 आ गया। लेकिन अब अगर बोलता है मैं लेयर 3 को ही चलाना चाहता हूँ, दूसरे लेयर निकाल देता हूँ, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। सो ये देसी जुबान में वर्क ऑफ नेचर मैंने बता दिया लेयर, लेयर का। ठीक है, अब उन रोडों के साथ आपने सोसाइटीज बनाई, आपने कॉलोनियां बनाई, आपने टाउन बना दी, शहर बन गए, गांव बन गए।
अब बैरिया टाउन डीएचए बन गया। अब डीएचए और बैरिया टाउन हम इंटर होते हैं, हम प्लाट लेते हैं, हम घर लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं भाई? बिजली, पानी, गैस, ये है जरूरत जिंदगी की चीजें जो बुनियादी हैं, ठीक है। हम गली देखते हैं इसका साइज कितना है, हम कार पार्किंग ढूंढते हैं, हम देखते हैं स्कूल कितना दूर है, हॉस्पिटल कितना दूर है, मार्केट है सोसाइटी में या नहीं, या हमें 8-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। दे आर द इको। मैं देसी जुबान में इस तरह इकोसिस्टम और ब्लॉकचेन को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि वर्क ऑफ नेचर क्या है। फिर मैं आगे बताऊंगा कि जो टेक्नोलॉजी कौन कौन सी यूज हो रही है, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो इकोसिस्टम के बगैर ब्लॉकचेन की वर्थ खत्म हो जाती है, ना होने के बराबर। क्यों? क्योंकि रोड है, आबादी नहीं है, ट्रैफिक नहीं है उसके ऊपर, किसी का आना जाना नहीं है, उस रोड के साथ इर्द गिर्द पे कोई सोसाइटीज नहीं है। अब आप सोसाइटीज अगर बनाएंगे तो सोसाइटीज के लिए आपको चाहिए रोड। मोस्टली सोसाइटी मेन रोड के करीब लगती है ना, जो जुड़ जुड़ जाती है उसके साथ। तो उसके लिए आपको लेयर चाहिए। लेयर के ऊपर आप ब्लॉकचेन बनाते हैं। ब्लॉकचेन जब आप बनाएंगे तो ब्लॉक और चेन ये दो अलग चीज। आपने ब्लॉक बनवाने हैं, लेकिन आप चेन यूज करेंगे किसी इकोसिस्टम का, किसी प्लेटफॉर्म का, वो किसी लेयर के ऊपर काम कर रहा हो। लेट्स सपोज मेजर 3 इकोसिस्टम है वर्ल्ड वाइड: पोल्का डॉट, अथीरियम, बिटकॉइन। तो आप डिसाइड करेंगे मेरा वर्क ऑफ नेचर कैसा है, मेरी प्रोडक्ट क्या है, मैं किस तरह मार्केट में काम करने जा रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप एक इको सिस्टम को सिलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज पोल्का को सेट किया, जैसे मोज़ेक पोल्का के साथ। सो पोल्का क्या है कि पोल्का मल्टीपल आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इको सिस्टम की। कैसे, मैं देसी जुबान में समझाता हूँ। बेरियाटोंग डीएचए, ज्यादा लोग इसकी तरफ जाते हैं, प्राइसेस भी आई हैं, मैं भी कोई इनके लेवल की सोसाइटी की प्राइस भी हो, लेकिन जो बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट में, ये दो ही हैं, ठीक है। सो क्यों इनका नाम है? क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें, सहूलियात हैं, एक्स्ट्रा लेवल की सफाई है, सिक्योरिटी है, डिजाइनिंग है, डेवलपमेंट है, रोडें अच्छी हैं। सो इसी तरह इको सिस्टम जो पोल्का है उसके ऊपर लोग इसलिए जाते हैं कि एक्स्ट्रा लेवल की साफ सुथरी कुछ चीजें हैं जिनके साथ इंटीग्रेट होके आप एक क्वालिटी वाला ब्लॉकचेन मार्केट में डिलीवर कर सकते हैं। सो अब बहुत सारे लोग आपको आएंगे, वो बोलेंगे कि मेरे पास ब्लॉकचेन है, मेरे पास कॉइन है। डेफिनेटली हो सकता है। वो बोलेंगे इकोसिस्टम है, मेरा अपना इकोसिस्टम है, मेरा अपना ब्लॉकचेन है, मेरा अपना कॉइन है, टोकन है। बिल्कुल हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि यार बड़े छोटे में फर्क क्या रहा, ब्लॉकचेन है तो बात खत्म। ये बहुत मेन चीज समझाने जा रहा हूँ। ब्लॉकचेन विद इन 1 वीक बन जाता है विद विद कॉइन। और टोकन 30 मिनट में जनरेट हो जाता है, बर्नेबल, नॉन बर्नेबल, इट्स योर चॉइस। अपनी मर्जी की सप्लाई रखें, टोकन जनरेट कर लें। और मोस्टली लोग आधे घंटे में टोकन जनरेट करते हैं, एक दिन में बनी बनाई एमएलएम की साइट खरीदते हैं, और उसको टोकन के साथ उसको लगा के एमएलएम के साथ बेचना शुरू कर देते हैं। नो प्रोडक्ट, नो सर्विस। सो ब्लॉकचेन डेफिनेटली 1 वीक में बनता है। और जो बंदा कहता है मैं अपना इकोसिस्टम है मेरा, वो फेक है। वो फेक है, उसकी कोई वर्थ ही नहीं। निकाल दो, क्रॉस मार दो दिमाग से, इन्वेस्टमेंट करने के काबिल नहीं। भाई ब्लॉकचेन है तुम्हारे पास, इकोसिस्टम बताओ किसके साथ इंटीग्रेट हो। फिर वहाँ इकोसिस्टम के ऊपर जाओ भाई, वहाँ पे चेक करो उसका कितना है, बिट रेशो कितना आ रहा है, उसका विनिंग रेट क्या है, उसकी ब्लॉक की क्या स्पीड है, कितने सेकंड में कितने ब्लॉक जनरेट कर रहा है, उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड क्या है ब्लॉकचेन की, फिर टोटल सप्लाई क्या है। लेकिन ये सारी चीजें जब आप देख लें, फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिलनी उसमें इन्वेस्टमेंट करके। इसकी एक और साइड आपने देखनी होती है, वो दूसरी साइड है कंपनी सर्विस और प्रोडक्ट क्या दे रही। यूजुबिलिटी कहाँ पे होगी कॉइन की? ब्लॉकचेन अच्छा है, इकोसिस्टम के साथ है, लेयर अच्छा, ये वो सब, लेकिन यूजुबिलिटी नहीं है, जीरो है, खत्म। यूजुबिलिटी होना बहुत जरूरी। अब यूजेबिलिटी के ऊपर चंद चीजें आ जाती हैं। ब्लॉकचेन भी अच्छा आ गया, इकोसिस्टम भी आ गया। अब टॉप प्रोडक्ट में आए तो वैलिडेटर्स है, स्मार्ट चेन है, डेफी सिस्टम। सो मैंने यहाँ पे टैप नहीं किया हुआ, डेफी में कर देता हूँ। इसको डी फाई भी बोलते हैं,
ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज है, ये सेंट्रलाइज है। पहले ये चल रहा था CFI और अभी ये DEFI चल रहा है। सो डिफरेंट क्या है? सो अब ये प्रोडक्ट आ गए, डेफी सिस्टम, अच्छा स्मार्ट चेन, अच्छा वैलिडेटर, दे आर प्रोडक्ट। आप इसको प्रोडक्ट में अकाउंट कर सकते हैं। कैसे? बता दो। अभी अभी के दौर में जिस तरह इनका वर्क ऑफ नेचर है, आप प्रोडक्ट में अकाउंट इसलिए कर सकते हो क्योंकि ये सर्विस प्लस प्रोडक्ट है। डेफी सिस्टम है, आपने वेबसाइट बनाई, कोई भी एक्स वाई टेक्नोलॉजी है, PHP है, रिएक्ट है, जावा है, नूड है, जो भी है, आपने साइट बनाई। आप चाहते हो कि यार विड्रॉल जो है मेरी साइट से DApp के ऊपर हो, डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के साथ, तो आप किसी किसी भी ब्लॉकचेन का डेफी सिस्टम यूज कर लें। आप उसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करेंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से आपकी जितनी एंट्रीज नीचे लगेंगी, मैं नेटवर्किंग से इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी होगी, सारे नेटवर्क करें, लेकिन इसकी बहुत सारी टर्म्स हैं, तो मैं एक ही बयान कर रहा हूँ। तो आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया। अब आपके पास जो अफिलिएट का फॉर्मूला है, वो जनरेशन है, वो बाइनरी सिस्टम लगा हुआ है, वो यूनी लेवल है, वो जो भी है, तो जब नीचे आपकी एंट्रीज लगेंगी, जो आपको बेनिफिट आना है, वो आपको विद इन फ्यू सेकंड रिसीव ही सिर्फ नहीं होगा, विड्रॉल होके आपकी DApp वॉलेट में आ जाएगी। सो ये डिसेंट्रलाइज विड्रॉल सिस्टम जो है, ये डेफी का है। अब यहाँ पे आप लोगों ने समझना ये है कि बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आएंगी, फोर्सेज है फॉर एग्जाम्पल, इस तरह के बहुत सारे नमूने डेली मार्केट में आते हैं। 6,500 कंपनी और कंपनी के नाम से वेबसाइटें लॉन्च होती हैं, जिनमें से कुछ बोलती हैं कि हम डिसेंट्रलाइज हैं। आप उनसे पूछेंगे ऑनर कौन है, प्रोडक्ट क्या है, लाइफ क्या है प्रोडक्ट की, बोलेंगे डजेंट मैटर, जब तक इंटरनेट चलेगा ये डिसेंट्रलाइज है, पूरा प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है, जब तक इंटरनेट है ये चलेगा, इसको ऑनर भी नहीं बंद कर सकता, ऑनर बेशक मर जाए ये चलता रहेगा। तो इस तरह की कहानियां आज भी चल रही हैं, इस वक्त भी। तो पहले मैं आपको बताता चलूं, कोई डिसेंट्रलाइज वो कंपनी साइड ही नहीं होती, वो सिर्फ इस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, इसकी सर्विस लेते हैं किसी भी ब्लॉकचेन से, डेफी की। तो ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इंस्टीट्यूट इसको कहा जाता है। तो अब इसके पीछे जो आपकी साइड है, जिसके ऊपर आपका फॉर्मूला लगा हुआ है, वो PHP के ऊपर है, वो लारावल के ऊपर है, वो रिएक्ट के ऊपर है, फ्रंट एंड उसका बैक एंड नूड के ऊपर है, नूड JS के ऊपर है, एडवांस JS जो भी है। लेकिन उसके साथ डेफी जब अटैच हो गया, तो आप DApp से उसको ऑटोमेटिकली विड्रॉल की सर्विस इशू कर सकते हैं। ये काम वर्क आ गया डेफी का एक साइड का, दूसरी साइड आ जाते हैं। सो पहले, वैसे इसका लंबा टॉपिक है, मैं 2-3 से आपको इसका वर्क ऑफ नेचर एग्जांपल बता दूंगा, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा सबको टच करना है। पहले वर्ल्ड में ये होता था कि बैंकों का जो है वो, बैंकों के जरिए ही लेन देन होता था, डिपॉजिट जो भी है। तो मैं सेविंग अकाउंट के ऊपर आता हूँ। तो आपको सेविंग अकाउंट के लिए, सेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए KYC अपनी करवानी होती थी, अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपकी एज भी मैटर करती थी। ठीक है, कि आपके पास ID कार्ड है, ये वो सारा कुछ। सो नंबर 2, आपने पेमेंट दे दी उनको, आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया, 18 से 24% सालाना आपको आएगा, पैसा आपका लॉक हो जाएगा, आप उसे निकाल नहीं सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रूफ ऑफ स्टेक नहीं था, जिसको POS बोलते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक, दुनिया में जितनी इनकम जनरेट होती है, हमारी कमाई होती है, इसको स्टेक बोलते हैं। तो प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब ये होता है कि सबूत, लाइव अपनी आंखों से देखना, कि मैं आंखों से देख रहा हूं ये मेरी कमाई हो रही है, कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, क्या पॉसिबिलिटी है इसकी, कब तक रहेगी। एक्चुअल में जो POS है वो ये है, जो उसकी सही डेफिनेशन है। ठीक है। सो अब सेंट्रलाइज सिस्टम में POS नहीं था, आपको बैंक दे देता था 18 से 24% के दरमियान का कोई भी फिगर, आप ले लेते थे। आपको नहीं पता था मेरा पैसा जायज जगह पे लगाया गया, हराम बिजनेस में लगाया गया, कितना मुनाफा हुआ, मुझे कितना दिया, बैंक को कितना दिया। लेकिन डेफी सिस्टम के अंदर आप खुद जाके इन्वेस्ट कर रहे हो, किस पूल में कर रहे हो, उसकी करंट वही वर्थ क्या है, वो कल परसों हफ्ता महीना साल कितना प्रॉफिट हुआ, जब चाहे आप उसे निकाल सकते हैं। नो नीड योर KYC, आपको KYC की जरूरत नहीं। एक साइड होगी, दूसरे पार्ट पे आती है।
आप दुनिया के किसी एक कोने से दूसरे कोने के अंदर दो लोग डायरेक्टली आपस में लेन देन कर सकते हो, किसी थर्ड पार्टी या थर्ड इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं, उसको चार्जेस देने की जरूरत नहीं। सो इट्स अ डेफी सिस्टम, डीफाई सिस्टम। अब दो लोग डायरेक्ट आपस में लेन देन कर रहे हैं। सो तीसरे साइड पे आ जाते हैं। दो साइडें इसकी ये होगी डेफिशिएंट, सॉरी ये तीन साइडें होगी। आपकी कंपनी है, आपकी वेबसाइट है, कुछ भी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करें किसी मल्टी स्मार्ट चेन के ऊपर, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा और आपका पेमेंट गेटवे डी ऐप के साथ वर्किंग में आ जाएगा। सो ये तीन साइडें डेफी की मेरे ख्याल से आज की तीन काफी हैं। तो सेंट्रलाइज भी आपको आई होप कि अंडरस्टैंड हो गया होगा, मैं वो भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो टैप ऑफ ब्लॉकचेन आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब उसके अंदर जो वैलिडेटर की प्रोडक्ट है, डेफी में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये सर्विस प्लस प्रोडक्ट में आता है। तो इसको इसकी सर्विस जो भी यूज करता है, जो ट्रांजेक्शन फीस वहां से चार्ज होती है, तो वो ये एक सर्विस दे रहे हैं, उसकी चार्ज कर रहे हैं, तो ये एक सर्विस बेस्ड चीज होगी। तो सर्विस दे रहे हो आप, तो सर्विस प्लस ये प्रोडक्ट में आ जाता है। नंबर दो, अब जो सर्विस डेफी के जरिए दिए जाती है और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है, वो मल्टी स्मार्ट चेन के ऊपर होता है, जिसमें बीएसई स्मार्ट चेन है। तो जब जहां पे उसको आप जनरेट करते हो, तो वो मल्टी स्मार्ट चेन या उसको आप स्मार्ट चेन कह सकते हो जिसको बीएसई आप कह सकते हो, जिसको सारे जानते हैं, मैं इस तरह आपको बताऊं, बीएसई स्मार्ट चेन है। स्मार्ट चेन बेसिकली आपको रिकॉर्ड मुहैया करता है आपने ट्रांजैक्शन की, देखना चाहते हो कितनी कंफर्मेशन है, आप वहां पे जाके देख सकते हो बीएसई स्कैन के ऊपर। आप फिल्टर कर सकते हो, आप ट्रैकिंग कर सकते हो कि ये मेरी आईडी है, मुझे रिकॉर्ड चाहिए, मुझे स्टेटमेंट चाहिए, तो वो सारा रिकॉर्ड आपको देता है। सो एक एक तरह का एडमिन पैनल भी आप उसको कह सकते हो। आपकी वेबसाइट बनी, एडमिन पैनल होता है उसका, जहां से आप उसको ऑपरेट कर रहे होते हो। तो ब्लॉकचेन का जो एडमिन पैनल होता है, वो स्मार्ट चेन होता है, जो रिकॉर्ड ट्रैकिंग और सारे प्रूफ आपको मुहैया करता है। सो जिससे आप ये देख सकते हो कंपनी ने या बंदे ने मेरे साथ स्कैम किया, या मुझे पेमेंट उसने एक्चुअल में भेजी हुई है, तो उसका आप एड्रेस लेके अपने पास लगा के देख सकते हैं। सो अब तीसरे नंबर की क्या चीज है कि जनरेट भी हो गया, ट्रांजैक्शन के लिए सर्विस डेफी सिस्टम आपकी लग गई। अब आपने पेमेंट लगा दी, पेमेंट रास्ते में दूसरे बंदे को जा रही, तो आपके ब्लॉकचेन की स्पीड है 30,000 ट्रांजैक्शन होती है पर सेकंड। ब्लॉकचेन की स्पीड है आपकी, तो हर ब्लॉकचेन की अपनी स्पीड होती है। अब आपके ब्लॉकचेन के ऊपर अच्छा ट्रैफिक आ गया भाई, आप 30,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर रहे हो, तो दो चीजें हैं यहाँ पे कि अगर आप चाहते हो कि ये सेंट्रलाइज तरीके से काम करे, तो 1 लाख बंदा भी आप बैठा देंगे, एक सेकंड में 30,000 ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड नहीं कर सकता वो, देख पॉसिबिलिटी नहीं। तो उनकी वेरिफिकेशन के लिए डिफरेंट कंडीशंस लगाई जाती हैं, किसके अंदर, वैलिडेटर के अंदर। विद इन फ्यू सेकंड वो ट्रांजैक्शन को रिसीव करता है, जो ट्रांजैक्शन के ब्लॉक्स आते हैं वो वैलिडेटर के अंदर जो है रिसीव होते हैं, वो वहां पे स्टॉप हो जाते हैं, नए ब्लॉक जनरेट करता है और वो आगे भेज देता है। ये प्रोसेस बहुत ही कम समय में होता है, मिली सेकंड के अंदर। सो ये काम जो करता है वैलिडेटर करता है, और उसके साथ जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं वो वैलिडेटर कलेक्ट करता है। उसमें से कुछ कंपनी को जाते हैं, कुछ वैलिडेटर होल्डर को जाते हैं। अब वैलिडेटर आप बाय करते हो, फिर आप पीसी खरीदते हो, उसके अंदर इंस्टॉल करते हो, उसको हर वक्त आप ऑन रखते हो, उसमें एक अच्छी स्पीड का इंटरनेट ऑन करके रखते हो, वो ट्रांजैक्शनों को वेरीफाइड करता रहता है और आपको लाइफ टाइम तक इनकम जनरेट करके देता है। ब्लॉकचेन को जरूरत है वैलिडेटर की, वैलिडेटर को जरूरत है इनकम की, तो ये लाइफ टाइम दोनों एक रेल की पटरी की तरह चलते हैं। नंबर दो, ब्लॉकचेन हैक नहीं हो सकता। दो कंडीशन है इसके अंदर भी, आधा नॉलेज। ब्लॉकचेन डेफिनेटली एक हो सकता है, लेकिन अगर वो मल्टीपल सर्वर से कनेक्ट नहीं, एक सर्वर से कनेक्ट है तो वो हैक हो सकता है। ये जो वैलिडेटर्स होते हैं ये मल्टीपल सर्वर से कनेक्ट होते हैं, यानी आप वैलिडेटर हो, 3,000 और वैलिडेटर हैं वर्ल्ड वाइड, 10,000 और वैलिडेटर्स हैं,
तो ये सारे मिनी सर्वर कहलाते हैं उस ब्लॉकचेन के। हैकर जब आएगा तो एक वक़्त में सबको हैकिंग नहीं कर सकता। सो दैट रीज़न कि वैलिडेटर बेस्ड जो ब्लॉकचेन होता है, वो सिक्योर होता है कंपेयर टू एक नॉर्मल और सादा ब्लॉकचेन की। सो ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, टॉपिक है सॉरी, बट मैं यहाँ पे क्योंकि हल्का-सा टच अप दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को ज़्यादा भी एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं बहुत बेसिक लेवल पे चीज़ों को एग्ज़ाम्पल दे के आसानी से ताकि आपको समझा सकूँ। बहरहाल दूसरे नंबर पे है टोकन और कॉइन। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टोकन वो होता है जो किसी के ब्लॉकचेन पे आप आधे घंटे के अंदर अपनी मर्ज़ी की सप्लाई रख के आप उसको जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए कोई साइंस नहीं है, थोड़ी बहुत फीस लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बीएनबी लगा लें, सारा प्रोसेस अच्छे से हाई लेवल के टोकन को जनरेट करने के लिए, बीएससी के ऊपर। और कॉइन वो होता है जो अपने ब्लॉकचेन पे आता है। 1 हफ्ते में आप अपना कॉइन भी लॉन्च कर सकते हैं, अपना ब्लॉकचेन भी लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन ये एक सिंपल और सादा ब्लॉकचेन होगा। अब इसके साथ आप कोई भी मनगढ़ंत कहानी बेशक लगा लें, कि हम इकोसिस्टम भी डाल रहे हैं, हम वो वैलिडेटर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये वो। लेकिन ये जो प्रोडक्ट हैं, वैलिडेटर, डेफी सिस्टम, मल्टी स्मार्ट चेन, ये मिलियन ऑफ डॉलर में बनता है। अब मिलियन ऑफ डॉलर आपके पास है भी, तो आपको जो साल लगने हैं, 5 साल, 4 साल, 6 साल, आप उससे पहले इसको नहीं बना सकते, बेशक आपके पास कितना ही पैसा क्यों नहीं। ये टाइम टेकिंग वाली चीज़। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं, एक ही बंदा बैठ के उनको डेवलप करता है, उसमें दूसरे बंदे को आप शामिल नहीं कर सकते। सो जो टाइम लगना होता है, वो लगता है। सो बहरहाल एक इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे काम कर सकता है और उसकी एक स्पीड लिमिट होती है, तो उसमें 30% ज़्यादा प्रैक्टिस से अप हो जाएगी, 50, 100% हो जाएगी, लेकिन 4000, 5000 गुना अप नहीं हो सकती। सो दैट रीज़न कि टाइम लगता है। अब एलपी, लिक्विडिटी क्या होता है? देखें, दुनिया में सबसे पहले सामान से लेन-देन होता था, फिर सिक्के आ गए, सोना-चांदी ये सारा कुछ आ गया। जब मुल्क बनना शुरू हुए, तो वहाँ पे भी चांदी के सिक्के चल रहे थे, सारा कुछ ये वो सारा कुछ। तो बेसिकली चांदी का जो सिक्का है, वो भी पैसा था। अब जब पैसे वाली चीज़ आई दुनिया में, डिफरेंट मुल्कों ने बैठ के ये डिसाइड किया कि भाई हम पैसे के ज़रिए एक-दूसरे के साथ लेन-देन करते हैं। अपनी-अपनी करेंसी बनाते हैं। हर मुल्क की अपनी करेंसी होगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो वहाँ पे फाइनेंस के फ्लो को कैसे कंट्रोल किया जाए? सवाल ये था कि मैं आपके साथ ऑलरेडी लेन-देन कर रहा हूँ, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, सामान खरीद-फरोख्त कर रहा हूँ, या मैं आपको सामान बेच रहा हूँ, तो बदले में आपकी करेंसी मेरे पास आती है। अब आपकी करेंसी डिफ़ॉल्ट हो, आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया, आपकी करेंसी बंद हो गई, आपका मुल्क तबाह हो गया, जंग में हो गया, कुछ भी एक्स, वाई, ज़ेड, नेशनल डिज़ास्टर, तो मेरे पास जो आपकी करेंसी पड़ी हुई है मिलियन की, तो मैं क्लेम किससे करूँगा? तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि एक ऐसी लिक्विडिटी रखी जाए, सॉलिड प्रोडक्ट रखी जाए, जो वक़्त के साथ-साथ उसकी वैल्यू ख़त्म ना हो। तो वो 3 मेजर चीज़ें वर्ल्ड में। नंबर 1 गोल्ड, स्टोन, कीमती पत्थर, हीरा। ये 3 सॉलिड प्रोडक्ट मानी जाती हैं वर्ल्ड के अंदर, जिनकी वक़्त के साथ-साथ वैल्यू बढ़ती है, ख़ासकर हर 20 साल बाद बढ़ती है। तो अब क्वांटिटी देखी गई कि ज़्यादा क्वांटिटी और आसानी से मुहैया होने वाली कौन-सी चीज़ है, तो वो गोल्ड था। जैसे कि गोल्ड कैरेट 24 जिसको कहा जाता है, ठीक है? तो इसकी टाइप्स हैं। बहरहाल तो सोना रखा गया कि भाई जितनी वैल्यू का सोना होगा, इतनी ही वैल्यू का आप करेंसी बना सकते हैं, या आप नोट छाप सकते हैं, या आप नोट को या कॉइन को मिंट कर सकते हैं। मतलब एक ही है। जैसे कि कॉइन माइन होता है, कॉइन मिंट होता है। जैसे हमारा नोट छपता है, ऐसे ही कॉइन मिंट होता है। वो वर्चुअल है, वो फिज़िकल है, वो एक ही कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई है कि वो मिंट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा नोट छपता है स्टेट बैंक के पास, उसके पीछे एक क्वांटिटी और एक लिक्विडिटी रखी गई है गोल्ड की, उसकी वैल्यू की ही करेंसी आप मार्केट में ला सकते हैं, उससे ऊपर नहीं। सतोशी नाकामोटो ने क्या चीज़ दी कि आपका जो 1000 का नोट है, इसके ऊपर एक सीरियल नंबर है, जो कि वैल्यू शो करता है उस नोट की। अब नोट हटा दें,
उसने सीरियल रख दिया कि जब सीरियल ही वैल्यू है तो नोट गल फट सकता है, जल सकता है, इसको खत्म कर दो। ठीक है, इसमें स्कैम भी हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा नोट छापे जा सकते हैं, लिक्विडिटी कम है, नोट ज्यादा छाप दिए, जैसा कि आजकल एक्सचेंजों में हो रहा है। मैं उसको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखें, जो जेन्युइन प्रोजेक्ट हैं, जेन्युइन ब्लॉकचेन के ऊपर जो रियल एक टर्म्स और कंडीशन है ब्लॉकचेन की, उसके ऊपर जो रियल तरीके से कॉइन आता है, उसमें स्कैम नहीं हो सकता है कि लिक्विडिटी कम है और कॉइन ज्यादा चल रहा है, उसमें नहीं हो सकता। ये बहुत सारी चीजें मैं आगे बता रहा हूँ आपको। बहरहाल, अच्छा, अब जो सोना पीछे रखा जाता है, जितनी वैल्यू का, उस वैल्यू का करेंसी छपती है, कोड जारी होता है, सीरियल जारी होता है, वो सीरियल स्टॉक हो जाता है कंप्यूटर के अंदर, और फिर स्टेप बाय स्टेप, वक्त पर वक्त उस सीरियल को इशू किया जाता है। जब वो इशू होता है तो एक रॉ मटेरियल का पेपर आता है और उसके ऊपर नोट छपता है विद द सीरियल, और वो मार्केट में आता है। अब इसी ढांचे को उठा के आप ब्लॉकचेन में डालें, मिंटिंग बेस्ड जो ब्लॉकचेन है, जैसे कि म्यूजिक है, तो एक सीरियल बनाया गया और सीरियल के ऊपर कंडीशन बनाई गई कि 2 बिलियन है, तो एक साल में 8 करोड़ सीरियल मार्केट में इशू करना है। दूसरी साइड हमने देखना है इसकी यूजेबिलिटी क्या है, क्यों लोग यूज करेंगे, क्या प्रोडक्ट लोगों को चाहिए, क्यों चाहिए, और मार्केट में गैप क्या है, उसके ऊपर काम किया। तो लिक्विडिटी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में या एक्सचेंज पे कहाँ यूज होती है, मैं बहुत नॉर्मल सा इसको बताता हूँ। आपका टोकन है, आपका कॉइन है, आप बाइनांस में लिस्टिंग करने जाओगे, तो अगर आप फॉर एग्जांपल किसी बड़े इकोसिस्टम के साथ आपका ब्लॉकचेन नहीं है, तो आपका कॉइन है बेशक, तो आपको बाइनांस के अंदर लिस्टिंग करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इकोसिस्टम का पार्ट हो, आपके पास इको की और लेयर की वो मेजर मेजर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज हैं, तो जैसे ही आपका स्मार्ट चेन लॉन्च होता है, डेफी सिस्टम लॉन्च होता है आपका मोज़ेक चेन के ऊपर, तो आपका जो कॉइन है, आपका जो डेफी सिस्टम है, जो आपका नेटवर्क है आपके ब्लॉकचेन का, मोज़ेक चेन जो है इसका नेटवर्क है, ये कनेक्ट होगा वर्ल्ड के तमाम ब्लॉकचेन के साथ, और उनकी जो भी मेजर एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि बाइनांस, वहाँ पे भी इसका नेटवर्क शो हो जाएगा, क्योंकि बाइनांस का रोड भी जाके वहीं पे कनेक्ट होता है, जहाँ से मोज़ेक कनेक्ट होके आया, उसी इकोसिस्टम के साथ ये भी है। तो एक ही इकोसिस्टम वर्ल्ड के तमाम उन ब्लॉकचेन को कंट्रोल कर रहा है जो उसके साथ जुड़े हुए। तो उसमें एक ब्लॉकचेन हो रहा है, 100 हो रहा है, जुड़ उसी रोड से रहे, जो मशरिक से मगरब तक एक मोटरवे बनाया गया है, सारे उसके साथ जुड़ रहे हैं। अब एक आए और वो बोले कि मैं कनेक्ट होना चाह रहा हूँ इकोसिस्टम के साथ, जीटी रोड और मोटरवे पे मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ, वहाँ पे आना जाना मेरा रहे, लेकिन मेरा किसी अदर ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट ही ना हो, सिस्टम ही ना हो, तो यानी कि वो तो फिर कनेक्ट ही ना हुआ ना जीटी और मेन रोड के साथ। डेफिनेटली उस पे चढ़ेगा तो वो उनका पार्ट बन जाएगा, जो तमाम रोडें उस मोटरवे से जुड़ी हुई हैं। सो यही सिस्टम यहाँ पे होता है कि जो अदर ब्लॉकचेन उस लेयर से जुड़े हुए हैं, उस इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं, ये सारे लोग ऑटोमेटिकली एक ब्रिज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और तमाम एक्सचेंजेस में म्यूजिक शो हो जाएगा। लेकिन अगर टोकन है आपके पास और इकोसिस्टम के बगैर का कॉइन है आपके पास, तो आपको एक्सचेंज की फीस देनी पड़ेगी और एक लिक्विडिटी आप अरेंज करेंगे यूएसडीटी में, और आप उसके साथ एक लिमिट का कॉइन रख के एक्सचेंज में एंट्री मारेंगे। लेट सपोज बाइनांस है 2 लाख से लेके 3 लाख, कंडीशन है इसकी, रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे तो ये पेमेंट आपने बाइनांस को देनी होती है एज अ फीस के तौर पे। फिर आप कॉइन की डिटेल देंगे कि मैं इतना कॉइन लेके आ रहा हूँ मार्केट में और ये मेरी लिक्विडिटी है। फिर उसकी यूजेबिलिटी देखते हैं, और लिक्विडिटी क्रिप्टो करेंसी में कहाँ यूज होती है कि बाइनांस पे आप गए, आपके पास सोलाना है, फॉर एग्जांपल सोलाना कॉइन है, आप उसको कन्वर्ट करते हो, आप उसको ट्रेड करते हो, स्वैप करते हो यूएसडीटी में, कोई भी कंडीशन है बेशक, जब वो यूएसडीटी में कन्वर्ट हो रहा है तो वो यूएसडीटी आपको कोई और अदारा नहीं दे रहा, जिसका कॉइन है उसने लिक्विडिटी डाली होती है पीछे, जहां पे भी आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वो लिक्विडिटी कहाँ पे डाल दी जाती है, इट्स अ मेजर
क्वेश्चन। देखें, लिक्विडिटी हर एक्सचेंज में अलग अलग जाके भी डालनी पड़ती है, और अगर आप मेजर अपनी एक्सचेंज बनाते हो, उसको कनेक्ट करते हो इकोसिस्टम के साथ, प्लस उस मेजर किसी ब्लॉकचेन के साथ जो कि कनेक्ट है डीएप के साथ और सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ, तो आपकी लिक्विडिटी एक जगह रखी हुई लिक्विडिटी मल्टीपल एक्सचेंज के ऊपर, मल्टीपल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर भी यूज हो सकती है। बाकी आपने टोकन बनाया, कॉइन बनाया, सबसे आसान जो एक्सचेंज है पिनकेक स्वैप, यूनिस्वैप, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। बिलियन ऑफ डॉलर का डेली ट्रेड वॉल्यूम है यहाँ पे। बहुत सारे कॉइन और टोकन ऐसे आपको मिलेंगे जो डेली वहाँ पे लिस्टिंग हो रही है, छोटी छोटी लिक्विडिटी के साथ आप वहाँ पे चल सकते हो। छोटी छोटी कॉइन हैं जो आपस में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से मोस्टली लोग वहाँ से स्टार्ट लेते हैं, लेकिन मैं पते की अगर आपको बात बताऊं कि मोस्टली स्कैमर वहाँ से स्टार्ट लेते हैं, जिनके पास लिक्विडिटी जैसी चीज़ नहीं होती, भारी मकदार में प्रोडक्ट नहीं होती, सिस्टम नहीं होता। तो इन एक्सचेंजों से भी, जिस पे आप टोकन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत आपने जो है वो केयर करनी है इसकी, और बहुत रिसर्च करके। नंबर 2, आईसीओ एक और टॉपिक है, इसके साथ बात आ गई, मैं वो भी कर देता हूँ। आईसीयू के अंदर कॉइन लॉन्च होता है। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप कॉइन को लिस्टिंग करते हो, और यहाँ पे इन्वेस्टर इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल लगी होती है, फेसबुक की, ट्विटर की, ये वो एक्स वाई जेड, कितना ट्रैफिक है। मोस्टली लोग यहाँ पे आपकी जो सोशल मीडिया के अकाउंट लगे होते हैं, उनके ऊपर सब्सक्राइबर फॉलोअर को देख के पैसा डाल रहे होते हैं कॉइन के ऊपर। ये टोटली स्कैम, टोटली। इस तरह का इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है जेन्युइन लोगों के पास। यहाँ पे लोग इसलिए अपने टोकन कॉइन को लिस्ट करते हैं ताकि हमें पैसा मिल जाए डेवलपमेंट के लिए या किसी भी पर्पस के लिए। तो मोस्टली स्कैमर इसलिए लिस्टिंग करते हैं कि हम स्कैम के लिए यहाँ से पैसा मिल जाए, और वो पैसा लेते हैं और गायब हो जाते हैं। मिलियन आपके फॉलोअर्स वो शो करते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स आपके होते हैं, कंपनी के नाम से बनाए और भरा। तो आपने उससे भी, आईसीओ से भी बचना है। सो आईसीओ की तरह की बहुत सारी साइटें हैं, ये मैं वर्क ऑफ नेचर उनका यही होता है। सो एनएफटी, नॉन फंजेबल टोकन। अच्छा, नॉन फंजेबल को मैं अगर देसी जुबान में आपको समझाऊं कि हम 5 दोस्त हैं, हम डिफरेंट कंट्रीज के अंदर रहते हैं, लेकिन एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम पार्टनर होना चाहते हैं, हम उसको आपस में तकसीम करना चाहते हैं। उसकी प्राइस जो है वो 50,000 है। तो 10,000 हमारे पास उसका हिस्सा आ गया, हमने 10,000 डाले, एक एनएफटी बाय कर ली। अब हमारे पास एनएफटी है तो हम ही उसके मालिक हैं, दूसरा बंदा उसको बेच नहीं सकता, और ये वर्चुअल है। अब मैं इसको बेचना चाहता हूँ, मैं कनाडा बैठा हूँ, पाकिस्तान में एक बंदा खरीद रहा है, तो मुझे पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहीं से उसको भेज दूंगा और पेमेंट मेरे पास आ जाएगी। सो नॉन फंजेबल टोकन की सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ से बैठ के आप दुबई में फार्म हाउस लो, आप बिल्डिंग लो, आप प्लाजा लो, आप कनाडा लो, अमेरिका लो, जापान लो, प्रॉफिट ऊपर होने पे बेच दो उसको, इट्स योर चॉइस। आपको आने जाने की जरूरत नहीं। अब एक साइड आ गई, दूसरी साइड पे आते हैं। बहुत सारी कंपनी अपने एनएफटी इश्यूज करते हैं, लेकिन अगर उनके पीछे एक प्रॉपर सेटअप नहीं है, एक जेन्युइन कंपनी नहीं है, तो आप उनके एनएफटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? एनएफटी आप खुद जनरेट करते हो सॉफ्टवेयर के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर, जितना मर्जी एनएफटी जनरेट कर लो, जितना डॉलर चाहिए बना लो, डजंट मैटर। लेकिन अगर आपके पास रियल ब्लॉकचेन नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, कंगली कंपनी, लिक्विडिटी शो ही नहीं हो रही है कहीं पे, या जुबानी बताया जा रहा है, या लिक्विडिटी टैब का कंसेप्ट ही नहीं है उसका, तो उसकी एनएफटी खरीदना लॉस है भाई। नंबर 2, वैलिडेटर्स। ऑलरेडी वैलिडेटर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एएम एक्सचेंज भी कर चुका हूँ, ऑटोमेटिक मार्केट मेकर। एचएआई टोकन जो चल रहा है, या हाराजून टेक्नोलॉजी जिसको बाइनास भी प्रमोट कर रहा है। बेसिकली शॉर्टकट एक लाइन में मैं बताऊं तो ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है,
हॉरिज़ॉन इसका नाम है, जो कि एआई बेस्ड है। एआई टेक्नोलॉजी के अंदर जो रिवॉल्यूशन है वो अभी जो करंटली आया है वो हॉरिज़ॉन, जिसकी शॉर्टकट फॉर्म है HAI। सो कंपनी के रोड मैप की बात करें, लेट्स सपोज़ मोज़ेक है, तो इनके एआई बेस जो है वो बहुत सारी प्रोडक्ट और सर्विसेज़ हैं। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड वाइड की बात करता हूँ, एआई बेसिकली क्या है, शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मस्नूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एक ऐसे रोबोट और सॉफ्टवेयर जो खुद से सोचने और फैसला करने की सलाहियत रखते हैं। जैसा कि बहुत सारी दुनिया में रोबोट बन चुके हैं, चाइना में बन चुके हैं। जो 150 लैंग्वेज बोलती है, वो चाइना में एक रोबोट लड़की बनाई गई है, मुझे नाम नहीं याद उसका। सो वो 150 लैंग्वेज बोलती है, आप उससे कोई काम भी करवा सकते हैं। घर का, किचन का, कुकिंग वो मल्टीपल टाइप की आपको करके देगी। यानी ये जो एक औरत से हम जो भी चीज़ें लेते हैं, जो भी काम लेते हैं, वो सारे आप उससे भी ले सकते हो, सिवाय बच्चे पैदा करने के, ठीक है? उसके अलावा बच्चे पैदा करने के अलावा वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, लेकिन उसके अलावा वो हर वो सहूलियत आपको दे सकती है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अदरवाइज़ एक नॉर्मल और तेज़ औरत से कई गुना ज़्यादा एक्सपर्ट होती है वो। सॉरी होती नहीं, वो है, ठीक है? अभी बाय सेलिंग हो रही है, 2.5 लाख उसकी प्राइस है पीकेआर में, अगर आप उसको बाय करते हैं, ठीक है? उसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब है। सो आप उसको चार्ज करते हैं, आप किचन का काम करवाएँ, सफाई करवाएँ, ये वो एक्स, वाई, ज़ेड सारा वो करती है। बहरहाल वो बेस करती है एआई टेक्नोलॉजी की। एआई निकाल दो उसके अंदर, वो एक लोहे का ढांचा है। सो एआई ऑपरेट होता है एएमआईआई चिप से, जिस प्रोडक्ट के अंदर, जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर वो आईसी लगा हुआ है, वो चिप लगी हुई है, उसके साथ आप एआई को एक्टिव कर सकते हैं। सो आज देखें आप मोस्टली हमारे मोबाइल डिवाइस, हमारी गाड़ियाँ, हमारे हमारे कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप, इवन घर में लगने वाली एलईडी, सो मोस्टली जो किचन में यूज़ होने वाले बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, वो जो है एआई बेस आ रहे हैं, उनके अंदर ये आईसी लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक मैं छोटी-सी अपडेट देना चाहता हूँ। अ, बहरहाल मैं नहीं दे रहा क्योंकि मैं भी ये वीडियो यूट्यूब पे आउट ऑफ कंट्री से भी लोग देखें, तो अपने मुल्क को लेके इस तरह की बहरहाल चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो हमें हमें टेक्नोलॉजी में आगे जाने की मज़ीद ज़रूरत है अभी, बहरहाल। अच्छा, सो आने वाला वक़्त जो है, बहुत तेज़ी से एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नुकसान क्या है, जो लोग एआई का नॉलेज नहीं रखते होंगे, उनके नुकसान भी है, ठीक है? सो मैं उसमें से चंद एक बता देता हूँ। लेट्स सपोज़ हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं और एक 1 लाख हम मैसेज रिसीव करते हैं, ठीक है? क्योंकि मल्टीपल बस का बहुत ट्रैफ़िक आ जाता है। जैसे मैं चाहूँ भी तो मैं एक दिन में मुझे जितने मैसेज आते हैं, मैं उन सबको रिप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है? सो एक्चुअली मैं खुद इस पे काम कर रहा हूँ कि मैं अपने व्हाट्सएप को टोटली एआई के ऊपर कैसे मैं उसको सेटिंग करूँ। क्योंकि मैं खुद बहुत तंग हूँ इस चीज़ से कि बहुत ज़्यादा मैसेज होते हैं और यानी कि वो हैंडल करना मुश्किल होता है। तो आपके पास जितने भी मैसेज आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, किसी सोशल मीडिया के ऊपर आप बैठे हैं, मैसेंजर के ऊपर, तो ऑटो रिप्लाई होंगे। आपको एक बंदा मैसेज करेगा, आपकी तरफ से उसको जवाब दे जा रहा है। वो चाहे कॉल पे है, वो चाहे एसएमएस पे है, वॉइस मैसेज पे है, ठीक है? उसको जवाब जा रहा है। अब मेटावर्स जो है वो कनेक्ट हो रहा है एआई से, हो चुका है बहरहाल, हो चुका है। मार्केट में बहुत जल्दी एक नया मेटावर्स आपको देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर आप वीडियो कॉल भी एआई की मदद से कर रहे हैं। अब जिसको एआई कॉल करेंगे वो सोया होगा, लेकिन वो आपसे बात कर रहा होगा, ठीक है? सो एक सोया हुआ बंदा आपसे पूरा क्वेश्चन, आंसर, बिज़नेस जो भी एक्स, वाई, ज़ेड वो बात करेगा, सिवाय अभी मुझे इसकी अपडेट नहीं है। बहरहाल अगर आप कहोगे तो मैं इसको फाइंड करूँगा कि भाई ये चीज़ भी उसमें आ रही है कि नहीं। आप ग़ीबत, झूठ और फ्रॉड ये चीज़ नहीं कर सकते। चुगली-शुगली और फलाने ने क्या किया सुबह तुमने देखा? उसने तो ये करतूत लगाए हुए हैं, वो तो ये पंगे, वो पंगे, वो तो फ्रॉडी ये वो। मतलब ये चीज़ें थोड़ी-सी मुझे अपडेट नहीं है इसकी कि है या नहीं है। अदरवाइज़ बिज़नेस रिलेटेड नॉलेज से, लैंग्वेज से रिलेटेड किसी काम का नॉलेज होना, उसका मल्टीपल तरीक़ेकार वो उसके अंदर आपको अवेल मिलेंगे, वो बात करेंगे। बहरहाल आपको एडमिट करवाना होगा, ठीक है? आपके फैमिली के किसी मेंबर को आपके मरने के बाद आपके
सोशल मीडिया के ऊपर, एआई डिवाइसों के ऊपर कि आपकी डेथ हो चुकी है, अदरवाइज आप मर चुके होंगे, लोग आपसे बात कर रहे होंगे। अब ये फायदा बता दिया, अब नुकसान बहुत सारे हैं, जिसमें एक ये है कि लेट्स सपोज एआई की मदद से आप कोई भी पिक्चर, वीडियो कुछ भी बना सकते हैं। अपनी एडवर्टाइज़मेंट को 100 गुना ज़्यादा पावरफुल कर सकते हैं। आपने एक एड लगाया कि मैं ये सर्विस दे रहा हूँ। फाइवर पे हो, अपवर्क पे, किसी पे भी एआई इन सब जगहों पे आ चुका है। तो आप एआई की मदद से अपने एड को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। हम रेटिंग देखते हैं जब किसी को ऑर्डर देने जाते हैं फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, रेटिंग देखते हैं कितने लोगों के ये काम कर चुका है, इसकी रेटिंग 4 है, 5 है, कितने स्टार है, जो भी है रिव्यू। तो एआई की मदद से आप रेटिंग ज़्यादा कर सकते हो। तो आप अगर एआई का नॉलेज नहीं रखते तो आप एक गलत आदमी को काम दे दोगे और रोओगे बाद में बैठ के, जो मैं मेरे साथ भी कई बार हो चुका है। बहरहाल, तो एआई का नॉलेज ना होना लॉस है। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सामने जो बंदा वीडियो कॉल पे बात कर रहा है वो एआई बेस है या रियल है, या दूसरा बंदा उसकी डिवाइस या उसका अकाउंट यूज़ कर रहा है? नंबर 3, कैसे पता चलेगा कि आपकी फैमिली के, आपके रिश्तेदार की कोई ऐसी गलत वीडियो और पिक्चर बना के आपको भेज दी और आपने बीवी को तलाक दे दी, आपने भाई पे बंदूक रख दी, आपने दोस्त पे बंदूक रख दी, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ा-सा फ़र्क होता है एआई बेस में और रियल में, बहुत कम फ़र्क होगा। यानी उसको तभी आप पहचान सकोगे जब आपके माइंड में ये नॉलेज होगा कि ये एआई बेस भी हो सकता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि एआई काम क्या करता है, तो आप उसको हकीकत मानोगे और बाज़-औक़ात वो काम कर जाओगे जो नहीं करने चाहिए, यानी लम्हों की खता सदियों की सज़ा बन गई। एक लम्हा नहीं लगता गोली मारने में, लेकिन उसकी सज़ा सदियों की होती है। किसी ने पूछा कि एक गोली से एक इंसान मर जाता है? उसने कहा नहीं, 2 मर जाते हैं। एक मारने वाला, दूसरा जिसको गोली लगती है। सो ये एक लम्हे का काम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि लॉस भी है, प्रॉफ़िट भी है एआई टेक्नोलॉजी का। कोशिश करें, अगर सीख लेते हैं तो फ़ायदा है, नुकसान कम है। ना सीखने में दुश्वारी ज़्यादा है। सो आज का सेशन जो है इस पे जो है वो खत्म करते हैं, और कल की ज़ूम मीटिंग में जो अदर्स चीज़ें हैं ब्लॉकचेन से या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो मैं समझता हूँ आप लोगों को ज़रूर समझनी चाहिए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 4,500 से लेके 5,500 कंपनी का नाम दे के वेबसाइटें लॉन्च होती हैं, जिसमें 90% या आप कह सकते हैं 99%, कुछ साल का रेश्यो में अगर बताऊँ तो 99% स्कैम होता है। कोई एक कंपनी या 2 कंपनियाँ साल में लॉन्च हो जाती हैं, अच्छी जो रियल होती हैं, अदरवाइज़ स्कैम वेबसाइटें, आपको कुछ नहीं मिलता पीछे। प्रोडक्ट क्या है, कंपनी कमा कहाँ से रही है, प्रूफ ऑफ स्टेक दिखाओ, सबूत दिखा दो, लाइव में देख सकूँ कहाँ से इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ से कमाई हो रही है, कितनी हो रही है, मुझे कितना आ रहा है। कुछ नहीं पता, बस 1% से लेके 6% को देख छठ सब ने। और लोग भी ऐसे हैं, अपनी गलती उनकी बाद में सर पकड़ के रोते हैं। कहते हैं यार ये प्रेज़ेंटेशनें मुझे समझ नहीं आती। तू बता लगाना कितना है और आएगा कितना? तू बता वोट किसको डालना है और मुझे मिलेगा क्या? सो ये हमारे लोगों का मेंटल लेवल है, सॉरी हमारे शरीफ लोगों का। सो बाद में रोते हैं कि एक शरीफ इंसान के साथ इतना बड़ा धोखा दे दिया, एक कंपनी, एक वेबसाइट ने, एक लीडर ने। ओ भाई, आपने खुद अपने आप को फ्रॉड में डाला, खुद अपने आप को धोखे में रखा हुआ है, पूरी लाइफ गुज़र गई। आपने कभी ये कोशिश नहीं की है कि मैं कमाना चाहता हूँ अगर ऑनलाइन तो मैं इसको सीख लूँ। मैं जिस लीडर को वोट डालने जा रहा हूँ तो मैं इसके बारे में जान लूँ। जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ मैं इसके बारे में जानकारी ले लूँ। हम रोते हैं बाद में, पूरा पाकिस्तान रो रहा है, हमारे जो मुल्क के हालात हैं, क्योंकि हमने कभी देखने की कोशिश नहीं की। सो कहने का मतलब ये है कि भाई रिसर्च करें, फिर इन्वेस्ट करें। रिसर्च तब कर पाएँगे, जब आपको पता होगा मैं रिसर्च किस चीज़ की कर रहा हूँ, उसकी क्या-क्या टर्म्स हैं, मुझे कैसे पता चलेगा जेन्युइन और फेक का। तो पहले वो जानकारी लें। फिर अगर किसी के पास कोई प्रोडक्ट और सर्विस नहीं है, तो इन्वेस्ट ना करें, सिर्फ वेबसाइट है। वेबसाइटों के ना तो ओनर फ्रंट पे आते हैं, एक ही ओनर होता है जिसने वेबसाइट बनाई। ना ऑफ़िस कोई होता है दुनिया में, क्योंकि उन्हें ऑफ़िस की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 3, ना उनके पास कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ना कोई टेक्निकल आईटी की टीम होती है उनके पास जिनका एक नाम हो, सॉफ्टवेयर हाउस हो। जैसे मेरी कंपनी के ऊपर 3 सॉफ्टवेयर हाउस काम कर रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर हाउस 30 से 32 साल पुराना है। सो
उन कंपनीज की कोई शनाख्त नहीं होती। सो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने वाला आदमी, वो उसके, मैं एग्जांपल दूंगा कि एक पिजन कबूतर जो होता है, तो जब बिल्ला उसको खाने आता है, ठीक है, तो वो आंखें बंद कर लेता है, तो उसे लगता है कि मैं छुप गया हूँ, तो बिल्ला उसे खा जाता है। तो ये मिसाल है उन लोगों की जो इस तरह आंखें बंद करके इन्वेस्ट करते हैं, जो ये चीजें नहीं देखते, या ना नजर आने के बावजूद भी पैसा डाल देते हैं। सो कोई कंपनी अपनी जेब से एक पैसा किसी को नहीं देती। दुनिया में कोई चीज पूरी की पूरी डिसेंट्रलाइज नहीं है, ये भी सब फ्रॉड है। कोई ना कोई डोर विंडो रखी जाती है जहाँ से कंपनी एंट्री होती है। तो बाकी जो डी ऐप के ऊपर एप्लीकेशनें ऑपरेट होती हैं, तो मैंने देखा है मार्केट में 90% से लेके 80% लोग ये कहते हैं कि डी ऐप के ऊपर जो चीज़ ऑपरेट होती है वो है ही डिसेंट्रलाइज है। भाई उसके साथ डेफी सिस्टम का पेमेंट गेटवे लगा हुआ है, दैट्स इट। डेफी सिस्टम का वेबसाइट के साथ और कोई तलक नहीं है कि वो क्या बेच रहे हैं, क्या प्लान लगा हुआ है, स्कैम करेंगे नहीं करेंगे, वो डेफी वालों से इजाजतनामा लेंगे। भाई वेबसाइटें होती हैं, जब उनका एक टर्नओवर पूरा हो जाता है तो रात को बटन बंद किया और सुबह दूसरी कंट्री का टिकट कटवाया, पाकिस्तान से दुबई का टिकट कटवाया और गोली हो गया। तो ये, इसमें साइंस ही कोई नहीं है, समझ नहीं। कहने का मतलब ये है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अच्छे नेटवर्कर की, प्रेजेंटर की, लीडर की, कि वो अच्छी चीज लेके आए जो लोगों को फायदा दे, ना कि नुकसान दे। सो थैंक यू वेरी मच। आज के क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाते हैं।